जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 80। आज के लेक्चर में एज यूजुअल एग्जाम चीट शीट डिस्कस करेंगे, होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है एक्सपर्ट का, इसे डिस्कस करना है। आज के लेक्चर में क्विज नहीं है। होम असाइनमेंट आपको दी गई थी, कितने स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट किया? सबसे पहले होम असाइनमेंट बताइए, क्यों नहीं की? होम असाइनमेंट क्यों नहीं की? देखो शर्म कर रहे हैं यार। असाइनमेंट किधर? क्यों नहीं की असाइनमेंट? असाइनमेंट भैया आपकी असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट क्यों नहीं की? किधर है असाइनमेंट? असाइनमेंट अपने सामने रखें, फटाफट असाइनमेंट अपने सामने रखें। असाइनमेंट असाइनमेंट किधर है? उन्होंने असाइनमेंट नहीं की, क्यों नहीं की असाइनमेंट? आपकी साथ वाली भाई बहन ने असाइनमेंट क्यों नहीं की? आपने असाइनमेंट क्यों नहीं? उनको छोड़े, अपनी फिक्र करें। असाइनमेंट क्यों नहीं की आपने? असाइनमेंट दी थी ना, असाइनमेंट करनी थी, क्यों नहीं की? असाइनमेंट किधर है? किधर है असाइनमेंट? अपने सामने रख, जल्दी रखना असाइनमेंट अपने सामने। असाइनमेंट किधर है? ये कल वाली है। वो क्वेश्चन नंबर 18 तो मैंने दिया ही नहीं। क्या ड्रामे कर रहे हैं यार ये? किधर है असाइनमेंट? उसको जो केस स्टडी चैप्टर 15 की केस स्टडी दिखा, किधर है? ये क्वेश्चन नंबर 26 वो तो उसका है सर, क्या नाम है? 15 की केस स्टडीज बैंक ऑफ लोहिया और इसके अलावा दूसरी केस स्टडी किधर है? सर, इसका एक क्वेश्चन किया सर। दूसरी क्यों नहीं की? किधर असाइनमेंट? किधर है असाइनमेंट आपकी? किधर है असाइनमेंट? क्यों नहीं की तूने असाइनमेंट? क्यों नहीं की? कहा था ना करनी है। असाइनमेंट किधर है भैया? मर्जी है भाई, आपने असाइनमेंट किया? असाइनमेंट असाइनमेंट किधर है भाई? असाइनमेंट किधर है भैया आपकी? ये ले। क्या समझ आनी है लोग, केस स्टडी क्या अटेम्प्ट होनी है आपसे? फिर आपने कहना है सर केस स्टडी बता दें, लिखना कैसे है? लिखा नहीं जाता। जो 6 महीने नहीं लिखा, आखिरी महीने क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन कौन सा था? 24 था। 24। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमने? रिक्वायरमेंट पढ़ने हैं। रिक्वायरमेंट में डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मैटर्स ऑन ऑडिट रिपोर्ट में इम्पैक्ट पूछ रहा है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि चैप्टर 2 का क्वेश्चन होगा। मेरा ख्याल है चैप्टर 2 का क्वेश्चन होगा। ऐसे ही है ना, एग्जाम में बैठ के तुम्हारे जहन में यही आएगा। अब मुझे खुद नहीं याद मैंने क्यों इसको चैप्टर 2 वाले क्वेश्चन को चैप्टर 15 है कि 16 है, 15 में क्लासीफाई किया है। मेरा ख्याल है शायद कोई एक आधा इवेंट इसमें ऐसा होगा जो एडजस्टिंग इवेंट होगा, उसकी वजह से क्लासीफाई किया होगा। बहरहाल, द फॉलोइंग सिचुएशंस हैव राइजन इन डिफरेंट क्लाइंट्स being audited by your firm, the year end in each instance is 31st December 2013। भैया मुझे बताए, हर इशू जो उसने इशू डिस्कस किया हुआ है, क्या उसके सेपरेट तो करना है, वो मेरे को पता है। जो मुझे नहीं पता वो बताएं कि क्या प्रोसीजर भी लिखना है कि नहीं? प्रोसीजर क्यों नहीं लिखना है? क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिखना है? क्यों नहीं लिखना? मैंने पूछा है नंबर नहीं, रिक्वायरमेंट। पहले रिक्वायरमेंट देख, उसके बाद नंबर। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ द, सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है। क्या सिर्फ इम्पैक्ट ऑन ओपिनियन बताना है कि रिपोर्ट के दूसरे पैराग्राफ इफेक्ट हो रहे हों, अगर वो भी बताने हैं? क्या रिपोर्ट में सिर्फ ओपिनियन पे इफेक्ट बताना है या अगर दूसरे पैराग्राफ इफेक्ट हो रहे हैं वो भी बताने हैं? वो भी बताने हैं। पहला इशू कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर आयरन लिमिटेड हैज चेंज इट्स पॉलिसी फॉर वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रीवैल्यूएशन मॉडल। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए। अब उसे नहीं बताया कि ऑडिटर एग्री करता है कि नहीं, सबसे ऑडिटर ने इसको चेक कर लिया कि नहीं कर लिया, नहीं बताया। तो दोनों पॉसिबिलिटीज बतानी चाहिए, बेहतर यही है। ठीक है कि सिर्फ एक ही बताएं? इफ एग्री वाली बताएं कि दोनों बताएं? असूल के मुताबिक दोनों बताने चाहिए कि अगर ये एडिक्वेटली अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज, ये चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी है, अगर ये एडिक्वेटली अकाउंट फॉर डिस्क्लोज कर दी गई है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन है, लेकिन इसके साथ की ऑर्डर मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड करें। की ऑर्डर मैटर पैराग्राफ, ये की ऑर्डर मैटर है, इसे की ऑर्डर मैटर सेक्शन में इंक्लूड करना है। की ऑर्डर मैटर में डिस्क्राइब करना है इसको। और अगर एडिक्वेट अकाउंटिंग का डिस्क्लोजर नहीं है तो ये मिस स्टेटमेंट है। क्वालिफाइड ओपिनियन इफेक्ट इज मटेरियल और बेसिस फॉर, और एडवर्स ओपिनियन इफेक्ट इज परमिसिव। और फिर बेसिस फॉर क्वालिफाइड स्लैश एडवर्स ओपिनियन सेक्शन की बात करेंगे। और फिर की ऑर्डर मैटर में रेफरेंस आएगा, इंक्लूड नहीं करना मैटर, इसको रेफर। वो लाइन याद है आपको? शाबाश। इसमें कोई प्रॉब्लम?
पॉलिसी का चेंज वैसे किधर जाता है? की ऑर्डर मैटर। अगर सब कुछ ठीक बताया तो यही बताया। अदर मैटर, मैंने अदर मैटर बताया है। पीछे लिखा हो अदर मैटर, उसको की ऑर्डर मैटर कर दें, उसको की ऑर्डर मैटर कर दें। सोल्यूशन में अदर मैटर लिखा हुआ है, की ऑर्डर मैटर कर दें। Second, due to fire in the record room of Titanium Limited, all the records and backup, all the records से मुझे शायद परवेसिव की हल्की सी सेंस मिल रही है, और बैकअप से मुझे लग रहा है वो कह रहा है कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिला। ऑल द रिकॉर्ड एंड बैकअप, लेकिन देखें असल फैसला ऑल द रिकॉर्ड से नहीं होगा कि मटीरियल है कि परवेसिव है। आगे देखते हैं कि वो अमाउंट्स देता है या नहीं। All the record and backups related to fixed assets, trade debtors and stocks were destroyed and you are unable to perform audit procedure for verification of the balance. पहले बताइए मटेरियल क्या है? पहले मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन या कुछ और? दूसरी चीज इफेक्ट क्या है? अच्छा, इफेक्ट का डिसीजन सबसे पहले कैसे करते हैं? अमाउंट से। अमाउंट उससे नहीं दी हुई तो फिर कैसे फैसला करेंगे कि वो एक एरिया में या एक से ज्यादा? अगर एक से ज्यादा में है तो इसका मतलब है कंफर्म ये परवेसिव है, और अगर एक एरिया में है तो मे बी मटेरियल हो, मे बी परवेसिव हो। क्या ये स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट सिंगल एरिया में है या मल्टीपल एरियाज में? तो ये कंफर्म अमाउंट नहीं ना दी हुई। अगर अमाउंट मल्टीपल एरियाज होते और अमाउंट भी होती, फैसला कैसे करते? अमाउंट की बेस पे। यहाँ पे अमाउंट नहीं दी हुई, मल्टीपल एरिया है, तो कंफर्म है ये क्या है? ये इसका इफेक्ट परवेसिव है। स्कोप लिमिटेशन है, परवेसिव है, क्या करेंगे? ओपिनियन बताएं। डिस्क्लेमर ओपिनियन और बेसिस नहीं आएंगे इसमें। बताए क्या आएगा? ऑडिटर शैल एक्सप्लेन। आगे और भाई सिर्फ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कह देने से केस स्टडी सॉल्व नहीं होती। सही डिसीजन सिर्फ 2 लफ्ज में कर दिया आपने, वो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। हर स्टेप के अलग अलग मार्क्स होते हैं। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की बात करनी है, फिर बेसिफाइड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की बात करनी है, फिर उसके बाद की ऑर्डर मैटर सेक्शन इंक्लूड नहीं होगा वो बात करनी है। डन जी। Third, during the planning stage of Coal Limited, it was noted that the system of internal controls of the company is weak. This aspect was taken into consideration determining the nature, timing and extent of audit procedure. System of internal control is weak. Internal control weak है। Impact report में क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि हम इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। प्रोसीजर पे इफेक्ट आना था, प्रोसीजर इंक्रीज हो जाने थे, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल वीक और रिस्क बढ़ जाता है। वो उसने पूछा ही नहीं, प्रोसीजर ही ना पूछे, वरना हम लिखते प्रोसीजर इंक्रीज हो गया। प्रोसीजर इंक्रीज होने की वजह से की ऑर्डर मैटर नहीं, वो डिपेंड करता है अगर वो उसमें इंडिकेट हमें निशानियां पूरी करवाता ना कि सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, या वो कहता कि इसको हमने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट किया है उसके साथ, फिर हम की ऑर्डर मैटर इंक्लूड करते। ठीक है, यानी वो आपको कुछ ना कुछ एडिशनल, जैसे नॉर्मल रिस्क हो तो हम एरियाज में जैसे इन्वेंट्री में क्या फर्क पड़ेगा, सेल्स में क्या फर्क पड़ेगा, वो डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, जब वो गोइंग कंसर्न की तरफ लेके जाना होता है, आपको पता है वो साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। वो सिर्फ ये नहीं कहेगा कि प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया है, वो ये बोलेगा कि ये आपकी मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट थी, और ये बोलेगा कि आपकी सेल्स का 40%, 50-60% इस एक प्रोडक्ट से होता था। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है जब वो गोइंग कंसर्न की तरफ लेके जाना होता है। इस तरह जब उसने की ऑर्डर मैटर की तरफ लेके जाना होता है तभी वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करता है। फायर की वजह से एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ है। एक मिनट, मुझे उनका सवाल समझने दें और कोशिश करूंगा खुद जवाब दे दूं। अगर नहीं दे पाया तो फिर आपको तकलीफ दी जाएगी। फायर की वजह से एमसीक्यू मैटर, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, क्या एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में कहीं से लिस्ट में ये एग्जांपल मौजूद है? एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ की लिस्ट में ये सब्सिक्वेंटली फायर हो तो फिर आता है एमसीक्यू मैटर। हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश शाबाश। ड्यूरिंग द ईयर तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट, ये सब्सिक्वेंट है कि नहीं? सब्सिक्वेंटली फायर, आग लगी है कि नहीं?
मेजर हाँ शाबाश, ये सुनना चाह रहा था। और मैंने आपको खास तौर पे बताया था आग लगी है ये अहम नहीं, आग कहाँ लगी है ये अहम नहीं। और खास तौर पे बताया था अगर एसेट्स डिस्ट्रॉय होंगे फिर एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आएगा, अगर रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो तो फिर ये स्कोप लिमिटेशन की तरफ जाता है। आग से क्या डिस्ट्रॉय हुआ है? रिकॉर्ड के एसेट्स। फिर से देखें रिकॉर्ड, तो ये एमसीक्यू मैटर की तरफ जाएगा या स्कोप लिमिटेशन की तरफ? स्कोप लिमिटेशन की तरफ। क्लियर जी? थर्ड में कोई प्रॉब्लम? फोर्थ, वन ऑफ द प्लांट्स ऑफ यूरेनियम लिमिटेड वाज डिस्ट्रॉयड सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड। अब ये देखें प्लांट्स डिस्ट्रॉयड, ये है एमसीक्यू मैटर वाली बात। अगर ठीक इसने कर दिया सारा, एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर हैव बीन मेड इन द, वही बात, ठीक है, तो उसने एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर इंक्लूड कर दिया। तो ये क्या लिखेंगे? ऑडिटर शैल इंक्लूड एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इन हिज रिपोर्ट। सिर्फ इतना लिखेंगे कि रीजन बताएंगे किस वजह से है, किस वजह से है। हाँ जी, मेजर डिसास्टर आफ्टर द ईयर एंड। अच्छा, सिर्फ ये लिखेंगे कौन सा पैराग्राफ आएगा, क्यों आएगा, कि उस पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन आएगी वो भी लिखनी चाहिए। कोई ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा इंफॉर्मेशन लिखने में, पक्की बात है। क्या इंफॉर्मेशन आएगी एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में? रेफरेंस टू नोट्स टू द अकाउंट्स, फिर उसके बाद मैटर यानी फायर, इसको ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा, और स्टेटमेंट आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? सारे पार्ट्स कर लिए थे आपने, सिंपल थे। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी कौन सी थी? 26। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मैटर्स ऑन योर ऑडिट रिपोर्ट। मुझे बताइए क्या हमने प्रोसीजर बताने हैं? इसमें बताने हैं ना? क्यों नहीं बताने प्रोसीजर? क्या पूछा फिर उसने? इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है। अच्छा मुझे बताइए, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है, सिर्फ ओपिनियन पे क्या इम्पैक्ट है ये बताएंगे, कि अगर कोई दूसरे पैराग्राफ पे भी इम्पैक्ट आ रहा है वो भी बताना है? वो भी लिखेंगे। रिपोर्ट के अंदर किसी भी पैराग्राफ में इफेक्ट आया वो बताएंगे हम। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट का ये मतलब होता है। ओके, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। As the engagement partner, you have reviewed the audit working papers of Apricot Engineering Limited. The audit team have highlighted the following matters in the working papers. ये आपने रिव्यू किए हैं और मैटर आपके सामने है। क्या? पहला, द कंपनी हैज इशूड ए बैंक गारंटी टू वन ऑफ इट्स रिलेटेड पार्टीज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। नो डिस्क्लोजर इन दिस रिगार्ड हैव बीन इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज होनी चाहिए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? ड्यूरिंग द ईयर होती तो मसला ही कोई नहीं था, वो तो 100% होनी चाहिए थी। अब ये आफ्टर द ईयर बैंक गारंटी इशू की है सिग्निफिकेंट, ये नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन हाँ जी डिस्क्लोजर आएगा। हालांकि सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन है फिर भी इसका डिस्क्लोजर। IAS 10 इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल देता है। वो हमारी वाली एग्जांपल में लिखी हुई है कि नहीं? एग्जांपल बैंक गारंटी लिखी हुई है, दिखाएं किधर लिखी हुई है। हमने क्या कोई एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल्स बुक में लिखी हुई है? किधर है? किधर है? शाबाश, किधर है? दिखाएं किधर है? आप दिखाएं बहन, जल्दी दिखाएं मुझे। आप बहन आपसे कह रहा हूं, दरखास्त आपसे, मुझे दिखाएं किधर है, मैंने एक चीज देखनी है। किधर? शाबाश, दिखाएं किधर एग्जांपल्स, किधर है एग्जांपल, किधर है? किधर है एग्जांपल? किधर है एग्जांपल्स? किधर है भाई तेरी एग्जांपल? एग्जांपल तुझे नहीं मिल रही, किधर है एग्जांपल? दिखाएं मुझे भाई, मुझे सफा तो दिखा, मैंने कुछ देखना है। कोई आ नहीं रहा बंदा काबू। दिखा भाई, किधर है एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? किधर है एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग की एग्जांपल? हाँ ये पढ़ी है आपने? सारी याद की हुई है? हाँ ठीक है, किधर है? आखिरी कोशिश कर देखते हैं। और आखिरी कोशिश कामयाब हुई। आजा मेरा भाई इधर आ। ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट में मैंने बताया था, एक एग्जांपल ऐड करवाई थी।
वेवर बाय बैंक वाली है ना, छुट्टी पे ओए वो तो छुट्टी पे होंगे। किधर है वेवर बाय बैंक वाली मिसाल, किधर लिखी है? हाँ चलिए ठीक है। चलिए आइए, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसको डिस्क्लोज, क्या क्वेश्चन में उसने कहा इंक्लूड किया कि नहीं डिस्क्लोजर? नो डिस्क्लोजर है बे, ठीक। अच्छा आप मुझे बताइए, डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? मिसस्टेट, हमने यही डिस्कस करना है। ये मिसस्टेटमेंट है ऑडिटर, और ये चूंकि क्वालिटेटिवली मटेरियल होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, और की ऑर्डर मैटर का रेफरेंस, ऐसा ही है। सोल्यूशन में ऐसे सोल्यूशन के साथ मैच करते जाया करे, जहां फर्क हो तो बता दिया करे, तो परेशान ना हुआ करे, जहां फर्क हो पूछ लिया करे अगले अगले दिन। जी इफ करके किया हुआ है, नहीं आप सिंपल रखिए, क्वालिटेटिवली मटेरियल है, रिलेटेड पार्टी क्वालिटेटिवली मटेरियल है, इसमें इफ मटेरियल इफ परवेसिव किया हुआ है। हाँ वो भी ठीक है, वैसे मेंशन ना हो तो इफ परवेसिव, लेकिन जब हम क्वालिटेटिवली मटेरियल कह देते हैं तो फिर सिर्फ मटेरियल ही डिस्कस कर दे तो आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, हो जाता है। लेकिन परवेसिव भी डिस्कस करते हैं, उसमें मसला नहीं है कोई। Second, AEL has paid a dividend after many years. Zakat has been appropriately deducted and deposited in the central zakat fund. जी, डिविडेंड पे ज़कात डिडक्ट होती है क्या? बिल्कुल ज़कात डिडक्ट होती है, तो उसने ज़कात को डिडक्ट भी किया है, डिपॉजिट भी करवाया। अच्छा मुझे बताइए, रिपोर्ट पे इम्पैक्ट किस चीज़ का आएगा? क्या इस चीज़ का कि डिविडेंड पे किया है काफ़ी सालों के बाद, या इस चीज़ का कि ज़कात डिडक्ट? ज़कात रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों अहम है? इम्पैक्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इस पे ओपिनियन देना होता है हमने, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सेक्शन में हमने इसमें ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। किस चीज पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है? हाँ, किसका हैज बीन प्रॉपर्ली डिडक्टेड एंड डिपॉजिट। अच्छा अगर वो कहता कि डिडक्ट किया लेकिन डिपॉजिट नहीं करवाई, तो आप लिखते हम ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे ज़कात हैज बीन डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। अगर कहता डिडक्ट नहीं की लेकिन डिपॉजिट करवा दिया, हाँ जी, नॉट डिडक्टेड बट डिपॉजिट, यानी जो भी सिचुएशन होती आप सॉल्यूशन में क्लियरली लिखते कि ऑडिटर शैल मेंशन इन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पांसिबिलिटी सेक्शन दैट ज़कात हैज बीन डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन सेंट्रल ज़कात फंड। ठीक है, और आपको शायद हैरानगी नहीं होगी इस बात को सुन के कि अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रिस्पांसिबिलिटीज में सिर्फ ज़कात वाला इशू डिस्कस नहीं होता, ज़कात वाला मैटर नहीं डिस्कस होता, 3 और मैटर भी है जो उसमें डिस्कस होते हैं। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, शाबाश, याद है आपको? या हाँ, इसलिए तो मैंने कहा था आपको कोई इसमें हैरत नहीं होगी। सेकंड क्लियर जी इशू जी? क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा तो कैम में रेफरेंस आएगा ना, रेजोल्यूशन बोर्ड वाला इंक्लूड कर दें। थर्ड, सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड ए मेजर डेटर हैज डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी, द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिकवर ओनली 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मैनेजमेंट हैज रिफ्यूज्ड टू मेक ए प्रोविजन बट इज रेडी टू डिस्क्लोज द फैक्ट बाय वे ऑफ नोट। इंपैक्ट बताया उसने, इफ मटेरियल इफ परवेसिव कर लें, कर लें, बाकी आपको पता है क्या कहानी लिखनी है, बेसिस वाली बात लिखनी है क्या, की ऑर्डर मैटर वाली बात लिखनी है क्या? मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, किसी भी केस में क्या आपके सॉल्यूशन में की ऑर्डर मैटर का लफ्ज आएगा कि नहीं? क्या लिखेंगे? हाँ सॉल्यूशन में आएगा, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, क्या लिखा होगा? हाँ रेफरेंस देना, हाँ जी, qualified opinion is by nature a key ordered matter, therefore a reference will be included in key ordered matter section. तबाह ही कर दिया, सारे कंसेप्ट के ऊपर खुद को हमला करके तबाह बर्बाद कर दिया। क्या सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से एमसीओ मैटर पैराग्राफ आएगा थर्ड में? मजाल है किसी को पता, सबके बाकियों के भी कंसेप्ट कंफ्यूज हो गए हैं।
की ऑर्डर मैटर ये आएगा पेंसोमीटर पैराग्राफ, क्यों नहीं आएगा भाई? हाँ जी, एक पैराग्राफ है वैसे, पता भी आपको जानबूझ के कुछ ना कुछ। और बड़ा दुख देते हैं मुझे, आप देख रहे हैं ना, सारी चीजें नोट कर रहे हैं ना भाई आप, है ना? आप देखें क्या कर रहे हैं उस्ताद के साथ ही है। पता है आपको मेरा मूड ठीक कैसे करना है। सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से आएगा 2 कप, अब 1 कप की बात अब बढ़ गई है, अब बात बढ़ गई है। एक इश्यू रिपोर्ट में एक पैराग्राफ में ही आता है, ये जनरल रूल है। ये चूंकि मिस्ड सब्सिक्वेंट इवेंट है लेकिन मिस स्टेटमेंट है। मिस स्टेटमेंट किस वजह से है? क्योंकि प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की होनी चाहिए थी, ये मिस स्टेटमेंट है। तो ये इसकी नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में एक्सप्लेन हो चुकी होगी। तो एमसीक्यू मैटर में क्या करना है? जब एक चीज बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में डिस्कस हो चुकी है, क्या उसे एमसीक्यू मैटर में भी डिस्कस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये गलतियां सिर्फ उस्ताद ही नहीं करता, शागिर्द भी करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शम्मा ऐसे नहीं है। हाँ कैसे? अब मेरे भी एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नॉर्मल रूल तो ये है कि अगर कोई भी इवेंट किसी एक पैराग्राफ में आ जाए रिपोर्ट में, दूसरी जगह पे नहीं आता, ये रूल है। लेकिन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जब स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, उसका इफेक्ट परवेसिव है, विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो हम स्कोप लिमिटेशन परवेसिव की वजह से डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो इंक्लूड करते हैं और की ऑर्डर मैटर, लेकिन अदर मैटर पैराग्राफ भी आता है। वो क्यों आता है कोई नहीं बोलेगा, और वो क्यों आता है? सर अदर मैटर, हाँ जी, वो डेफिनेशन एग्जांपल में लिखा हुआ है ना सर, ये हाँ एग्जाम्पल में लिखा है। वो इस वजह से नहीं आ रहा कि स्कोप लिमिटेशन है। स्कोप लिमिटेशन तो हमने बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में एक्सप्लेन कर दी है। वो इस वजह से आ रहा है कि हाँ विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल नहीं है, उसमें ये विड्रॉल की बात लिखते हैं, उसमें स्कोप लिमिटेशन की बात नहीं लिखते। तो एक सिचुएशन का इंपैक्ट 2 पैराग्राफ में आ सकता है, लेकिन वो इवेंट इशू अलग अलग होता है दोनों में। तो हमारा वो रूल अभी भी प्रिवेल करेगा क्या कि एक इशू रिपोर्ट में एक पैराग्राफ में आएगा, डुप्लीकेशन नहीं करने। जी नहीं, मैं लड़ नहीं रहा, कोई भी लड़ नहीं रहा। ओके, मैं वैसे ही बस मैं चुटकुला छोड़ा वैसे, और कोई मैं बात समझ गया था। आगे बताएं। सर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ तो तब आता है ना कि मैनेजमेंट ने मिस स्टेटमेंट नहीं की, मतलब मैनेजमेंट ने प्रोविजन रिकॉर्ड कर दी है, बस हम उसको फिर इंक्लूड करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे उसने ये लिखा होता ना कि मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएट प्रोविजन रिकॉर्ड कर दी है, यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? रिफ्यूज, कि उसने नहीं की, तो हम उसे मिस स्टेटमेंट की तरफ ले गए। आपकी बात ठीक है। अगर इसमें ये लिखा होता कि रिकॉर्ड कर दिया प्रोविजन, फिर एमसीक्यू मैटर हम दे देते, फिर मुझे कोई इतराज ना होता। नेक्स्ट 4, with effect from January 1st, 2010, AEL has changed the method of charging depreciation on its fixed assets from straight line to diminishing balance method, or revised its estimate of useful life of vehicle from 6 years to 4 years. बताइए इनमें से कौन सा चेंज इन काउंटिंग एस्टिमेट है और कौन सा चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी है? ये दोनों चेंज इन एस्टिमेट है भाईजान, ये है आपकी काउंटिंग का हाल। ये दोनों चेंज इन काउंटिंग एस्टिमेट है कि कोई इनमें से काउंटिंग पॉलिसी बताया काउंटिंग के टीचर ने आपको? ये दोनों एस्टिमेट्स हैं। अगर एडिक्वेटली रिकॉर्ड हुए हैं तो अनमोडिफाइड ओपिनियन। एमसीस पे याद रखे, नॉर्मली एस्टिमेट्स है ना, इनमें नॉर्मली की ऑर्डर मैटर में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन कर सकते हैं अगर डेफिनेशन पूरी हो जाए, यानी सिग्निफिकेंट एस्टिमेट हो और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करें तो कर भी सकते हैं। लेकिन नॉर्मली बाय डिफॉल्ट
काउंटिंग पॉलिसीज पे की ऑर्डर मैटर आता है, एस्टिमेट्स पे की ऑर्डर मैटर नहीं, लेकिन कर सकते हैं। ये ना किसी क्वेश्चन में वो कहे कि जी सिग्निफिकेंट एसेट्स थे, डेप्रिसिएशन सिग्निफिकेंट थी, हमने डायरेक्टर को कम्युनिकेट की, बताइए कि ऑर्डर मैटर आएगा, तो आप ना कर देने, नहीं आ सकता है। डन जी। अच्छा यहां पे उसने पूछा नहीं है, लेकिन अगर वो ये कहता कि बताओ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है या नहीं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है या नहीं, तो 4 के केस में आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, ओके ओके बट ठीक है। चलिए अब ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस हो गए, अब हम चलते हैं 16। ये सारे थ्योरी वाले थे, सही कर। तो इसमें कोई डिस्कस करने वाली चीज तो नहीं? मैं देख लूं पहले कौन कौन सा क्वेश्चन था, फटाफट बताएं। 1, स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इफ द ऑडिटर डिसाइड टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अच्छा इसमें जो मेरा रिस्क है वो ये कि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में भी है और डायरेक्ट असिस्टेंस में भी है। मुझे सिर्फ इस चीज का डर है कि आप मिक्स कर देंगे, तो मिक्स नहीं करना, ठीक है। ये इसमें डायरेक्ट असिस्टेंस वाले प्रोसीजर आएंगे कि यूजिंग द वर्क वाले, सॉरी डॉक्यूमेंटेशन कौन सी आएगी? यूजिंग द वर्क। ओके अगला क्वेश्चन कौन सा था? 3rd, ब्रीफली डिस्कस हाउ द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी इवैल्यूएटेड। बताइए, ये रिप्रोडक्शन उमूमी तौर पे वैसे केस स्टडी में पूछता होता है ये पॉइंट, वो इन्फॉर्मेशन देके आपसे कहता है ऑब्जेक्टिविटी इवैल्यूएट करो, लेकिन यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, बता देंगे कैसे ऑब्जेक्टिविटी इवैल्यूएट करते हैं? ओके अगला सवाल कौन सा था? State any 4 factors with the external auditor need to consider while assessing the competence of internal audit function. Competence और objectivity के पॉइंट इकट्ठे ही है ना? अलग अलग है, इकट्ठे नहीं है, सेपरेट है। चलिए ये भी आप लिख देंगे। अच्छा मेरा ओके बस ने बता दिया 4। अच्छा सवाल, ये सवाल अच्छा है, क्यों अच्छा है ये सवाल? उसने मेंशन कर दिया कितने फैक्टर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? State the matters to be documented by external auditor if he uses the internal auditor for providing direct assistance. देखिए एक जगह पे उसने वो डायरेक्ट असिस्टेंस पूछ लिया, दूसरी जगह पे उसने व्यूइंग द वर्क पूछ लिया। कोई प्रॉब्लम इनमें? और तो कोई चीज नहीं थी प्लान में। हाँ चीट शीट थी, चीट शीट थी। चलिए आइए अब चीट शीट की तरफ चलते हैं। 16 की थी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, 1 और 2 की हमने कर ली थी चीट शीट, नहीं की थी? चलिए वो भी कर लेते हैं। आर इंटरनल ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंपनी? नहीं, वो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इंडिपेंडेंट नहीं है। इंटरनल ऑडिट टेस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, व्हाट फंक्शन इज दिस? मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, ठीक है हाँ जी। और अगर एक्सटर्नल ऑडिटर ये काम कर, तो इसका मतलब दोनों नाम मुख्तलिफ है लेकिन काम दोनों का एक है। तो अगर इंटरनल ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किए हो, इंटरनल ऑडिटर कर सकता है उसे यूज, उस डॉक्यूमेंट्स को, उस वर्क को जो इंटरनल ऑडिटर ने परफॉर्म किया, एक्सटर्नल ऑडिटर उसे एज इट इज यूज कर सकता है अपने एविडेंस में। क्या करना पड़ेगा? ओके वैल्यूएट करना है इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, वैल्यूएट करना है एडुकेसी ऑफ वर्क को। एडुकेसी ऑफ वर्क में हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, क्या चेक करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये याद है ना? एग्जाम में पूछे तो पूरा लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कह रहा है अली इज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ नोवा लिमिटेड, ही प्लान्स टू यूज इंटरनल ऑडिटर वर्क, व्हाट मस्ट ही डॉक्यूमेंट अबाउट कंपिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी? क्या डॉक्यूमेंट करे कंपिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी के बारे में? एक्सपीरियंस
Okay. Fatma is chief internal auditor at Galaxy Limited. She reports directly to CEO. How does this affect objectivity? Independent of management नहीं है chief internal auditor, objective नहीं है. इसे 2 साल गवर्नेंस को या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना चाहिए. Galaxy Limited restricts internal auditors from sharing findings with external auditor. What does this mean for objectivity? मना कर रहे हैं इंटरनल ऑडिटर को कि एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी. इसका मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशंस इंपोज करेंगे उसके टास्क पे, तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज हो जाएगी इंटरनल ऑडिटर. ऑडिट टीम चेक्स इफ गैलेक्सी इंटरनल ऑडिटर्स आर मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडी. व्हाई इज दिस रेलेवेंट? Competence. Okay. Orion Limited has no formal training program for internal staff. How does this affect assessment? Competence या systematic and disciplined approach नहीं है. Competence नहीं है. अच्छा नहीं, हमारे पॉइंट्स में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच में नहीं था. कॉम्पिटेंस में था. बाकी समझ आ गई है? ओके. ऑडिट टीम चेक्स इफ गैलेक्सी इंटरनल ऑडिटर्स आर मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडी. प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर, जब इंटरनल ऑडिटर किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर, जैसे आईकैप का मेंबर है या एसीसीए का मेंबर है या सीआईए सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर बॉडी है, इंटरनल ऑडिट उनका मेंबर है, तो जब मेंबर ऑफ द बॉडी का मतलब ये होता है कि पेपर दे के कोई ना कोई उसने क्वालिफिकेशन हासिल की हो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. तो अगर उसने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल की होगी तो इसका मतलब है वो मोर नॉलेजेबल पर्सन है, मोर कॉम्पिटेंट पर्सन है. कॉम्पिटेंस कर ले, कॉम्पिटेंस सही है, कॉम्पिटेंस होना चाहिए. Next, internal audit team of Orion Limited has only 2 members for large operation. How does this affect competence? Sufficient resources नहीं है, competent नहीं है. इतने ज्यादा ऑपरेशन है, सिर्फ 2 बंदों को रखा हुआ है. Internal audit reports show exceptions. What should auditor confirm? Exception सही से करेक्ट की है कि नहीं. अगर गलत से करेक्ट किया है तो इसका मतलब है वो गलत होंगी. रिजॉल्व होनी चाहिए. एक्सेप्शन सही से रिजॉल्व हो रही हैं, किसको अफेक्ट कर रहा है? कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी या सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिनरी. इंटरनल ऑडिट कंक्लूजन आर नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस. व्हाट डज दिस मीन? सपोर्टेड बाय एविडेंस नहीं है. वर्क एडिक्वेट नहीं है. वर्क एडिक्वेट नहीं है, ऐसा ही है ना? हाँ जी. सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिनड अप्रोच नहीं. नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट हेड इज क्लोज फ्रेंड ऑफ सीईओ. व्हाट इज द इशू? इशू ही इशू. दोनों की दोस्ती में कोई इशू है कि नहीं? आपको कोई इशू नहीं है ना? ऐसे ना कर भैया. अच्छा हाँ, काम में इशू है, दोस्ती की वजह से काम कंप्रोमाइज हो सकता है, इसीलिए इनको चाहिए कि अपनी दोस्ती तोड़ दें या कम कर दें. इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो गई. ऐसे इंटरनल ऑडिट फंक्शन के पे आप क्या रिलाई करेंगे? नहीं करेंगे. नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट प्रिपेयर इनवॉइसेस बिफोर पेमेंट. व्हाट इज द इशू? ऑब्जेक्टिविटी नहीं है भाई, मैनेजरियल वर्क कर रहा है, वो पेमेंट उसने अप्रूव करनी है तो चेक कौन करेगा? ऐसा ही है ना? हर काम की चेकिंग होनी चाहिए कि नहीं? काम करने वाला और चेक करने वाला सेम पर्सन हो के अलग हो? यही कंसेप्ट है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3. Can direct assistance be used in high risk areas or fraud risk? नहीं. Can internal auditor send external confirmation? What in the agreement with internal auditor should auditor document? दो. कौन कौन से? ये भाई मजाल है कि मुझे बता दे कौन कौन से एग्रीमेंट, कौन से 2 एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट करने. इंटरनल ऑडिटर के साथ क्या डॉक्यूमेंट करना है? एग्रीमेंट एक ही डॉक्यूमेंट करना. एक एग्रीमेंट है 2 चार्ज विद गवर्नेंस, वो अलग है. ये इंटरनल ऑडिटर के साथ ये अलग है. इसमें क्या मैटर इंक्लूड करने चाहिए, डॉक्यूमेंट करने चाहिए? ये है ऑडिट का.
क्या आप उनको समझाते क्यों नहीं यार, ये मेहनत नहीं करेंगे इनका पास होना मुश्किल है, इनको समझाया करें। माशा समझदार आदमी है, समझदार आदमी है भाई, कुछ सीखा करें। आपके करीब अगर पढ़ने वाले दोस्त हो ना, उनसे फायदा उठाया करें, उनसे पूछा करें क्या। हाँ जी, जी भाई बताए। एग्रीमेंट लिखेंगे, कोई चीज़ है जो हम आपको बताएंगे वो नेक्स्ट मैनेजमेंट के साथ डिस्क्लोज नहीं करनी, जो सर कॉन्फिडेंशियलिटी और उससे आगे चले, ठीक से सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। ऑडिट वर्क है वो जो ना आपने जो दिया हुआ है, किया हुआ है, वो हम यूज़ करेंगे और हम आगे जो है ना भाई वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रिलीज करेंगे। क्यों नहीं याद किया? तो उसमें कोई वो ऑब्जेक्टिविटी वाली, थ्रेट वाली बात थी, कम्युनिकेट करने वाली, वो तो मुझे कहीं नहीं नजर आई आपके सवाल में। एक ही चीज को आपने वो कायदे आज़म के 14 नुकात की तरह बता दिया है। आज पहले सिंध को बम्बई से लादा किया है, फिर बम्बई को, पहले उसे कहा है कि हम तुम्हें बताएंगे, तुमने किसी को नहीं बताना, फिर कह रहा है जो आप मुझे हमें बताएंगे वो हमने किसी को बताएंगे। ये क्या है ये कॉन्फिडेंशियल? What written agreements with internal auditor should auditor document? दो इश्यूज डॉक्यूमेंट करने हैं आपको बताया, दो इशू, एक कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर और दूसरा ऑब्जेक्टिविटी रिलेटेड मैटर। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लोज कर दें इसको, ये हुआ खत्म। अब चलते हैं एक्सपर्ट। देखें, अगर आपने यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर का कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया है, तो इसका मतलब होगा कि इस कंसेप्ट में आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें सीखने क्या जा रहे हैं? पहली चीज इसमें हम ये सीखने जा रहे हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बल्कि ऑडिटर को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं, कहानी को इससे भी पीछे लेके जाते हैं। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। आपके ख्याल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए कौन सी स्किल चाहिए? अकाउंटिंग की स्किल्स, आईएफआरएस का नॉलेज, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ अकाउंटिंग ही की स्किल्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाती हैं? इसका जवाब है मोस्ट ऑफ द केसेस में तो हो जाती हैं, लेकिन कुछ केसेस में सिर्फ काउंटिंग स्किल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं हो पाती कंप्लीटली। 90% के करीब तो प्रिपेयर हो जाती हैं, 5-10% के करीब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए हमें किसी ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए जो अकाउंटिंग के अलावा किसी और फील्ड का एक्सपर्ट हो। जैसे अगर आपने फिक्स एसेट्स की, मशीनरी की यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करनी है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए, आपको किसी इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने IAS 16 में रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया है, आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर आपने किसी लीगल केस इन्वॉल्व है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी की, तो किसी लॉयर की जरूरत पड़ेगी। अगर ऑपरेशंस ऐसे हैं IT डिपेंडेंट हैं, तो हो सकता है कि आपको IT एक्सपर्ट की जरूरत। तो इन शॉर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए ज्यादातर काउंटिंग स्किल्स ही चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में हमें काउंटिंग स्किल्स के अलावा अदर स्किल्स की जरूरत भी पड़ती है। तो उस पर्सन को, जिसको फिर मैनेजमेंट ऐसी सिचुएशन में एंगेज करती है, उसे बोलते हैं एक्सपर्ट। क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट। अच्छा, अब मैनेजमेंट के पास दो ऑप्शंस होती हैं, ये डिपेंड करता है। अगर तो मैनेजमेंट को लगे ना कि हमारे खिलाफ कभी कभी ही केस होंगे, तो उस सूरत में मैनेजमेंट किसी लॉयर को एम्प्लॉय के तौर पे नहीं रखती, बल्कि एड हॉक बेसिस पे जब उन्हें जरूरत पड़ेगी मार्केट जाएंगे और लॉयर से कहेंगे सर हमारा केस लड़े, ठीक है। और अगर मैनेजमेंट को लगे भैया ये तो अब हमारा रूटीन का काम हो चला है, तो उस सूरत में हो सकता है वो लॉयर को एम्प्लॉय के तौर पे रख लें, अपना एक लीगल डिपार्टमेंट भी बना लें। इन हाउस लीगल काउंसिल उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
हाउस लीगल काउंसिल। इसी तरह बाकी केसेस में भी इंजीनियर की कभी कभार अगर जरूरत पड़ेगी तो वो उसको करे, और अगर इंजीनियर की रूटीन में जरूरत पड़ेगी करेंगे। क्लाइंट हम जाया करते हैं BTCL, उसमें उनका काम की नेचर कुछ ऐसी थी, उनके हर जोन में इंजीनियर की समझे मौजूदगी होती थी। उन काम की नेचर ऐसी है, वक्तन फवक्तन जो बाइंग करते थे ना वो मटेरियल, वो केबल्स होती थी, तो केबल्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, वो इंजीनियर होते थे, वो उसकी टेस्टिंग करते थे। ठीक है, अब तो बिजनेस के लिए हमें सम टाइम एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, ये कोई बड़ी ही अब नॉर्मल चीज नहीं है, लेकिन असल चीज ये है कि आपने बिला वजह एक्सपर्ट को एंगेज नहीं करना। अगर जरूरत है तो एक्सपर्ट को एंगेज करें, वरना एक्सपर्ट को एंगेज ना करें। तो यहां तक सारी डिस्कशन से आप इस बात से एग्री करते हैं कि मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए सम टाइम एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, उस एक्सपर्ट को हम कहते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट। क्या बोलते हैं? अहम चीज नोट कीजिए, मैनेजमेंट एक्सपर्ट आउटसाइडर भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है। मैनेजमेंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताइए, अगर अक्सर जरूरत पड़ती रहती है तो क्या बेहतर है कि आउटसाइड पर्सन को हर दफा एंगेज करना चाहिए कि एम्प्लॉय रख लेना चाहिए? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉय रखना ज्यादा बेहतर है, कॉस्ट बचेगी। यहां तक बात समझ आ गई? मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की, उसमें एक्सपर्ट के वर्क को यूज किया, बन गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आते हैं स्टोरी का दूसरी साइड, ऑडिटर आया। मैनेजमेंट का काम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी। ऑडिटर का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन करना। ऑडिटर के पास, मैनेजमेंट के पास एक स्किल होती है काउंटिंग स्किल, ऑडिटर के पास दो स्किल्स होती है, काउंटिंग और ऑडिट। अगर काउंटिंग स्किल्स की जरूरत है, ऑडिटर खुद काम करेगा। स्किल की जरूरत है, ऑडिटर खुद काम करेगा। अगर काउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्किल्स के अलावा किसी स्किल्स की जरूरत है, जैसे जिस पर्पस के लिए मैनेजमेंट ने एंगेज किया एक्सपर्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, तो हो सकता है उसी एरिया को वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर को भी एक्सपर्ट की जरूरत पड़े। ठीक है, तो क्या ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में? मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज कर सकते, ये पूछा नहीं, बताया था मैंने। मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज कर सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में। ओ भाई ठहर जा, रुक तो सही, कहीं पे कंसेप्ट गलत। मैं मुश्किल मुश्किल से कंसेप्ट बनाता हूँ, उसके ऊपर हल चला देता है। और मेरा भाई बताने तेरे को क्या जल्दी है कि जाना है कहीं, तूने क्या मसला? हाँ, तो तसल्ली से सुन बात मेरी। मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को यूज कर सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट के पास वो सफिशिएंट नॉलेज नहीं था। क्या ऑडिटर भी एक्सपर्ट को यूज कर सकता है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में? इसका जवाब है यस, कर सकता है। अब यहां पे ना दो सवाल, हालांकि कंसेप्ट छोटा सा एग्जाम में पूछता भी ये नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए दो पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं। ऑडिटर ने ये डिसाइड करना होता है क्या मुझे एक्सपर्ट को एंगेज करना है कि नहीं। पहला डिसीजन ये, क्या हमें एक्सपर्ट को एंगेज करना चाहिए या नहीं। और दूसरा डिसीजन ये, अगर एक्सपर्ट की जरूरत है, पहला डिसीजन क्या करना है ऑडिटर ने, एक्सपर्ट की जरूरत है या नहीं। दूसरा डिसीजन क्या करना है, अगर एक्सपर्ट की जरूरत है तो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के वर्क को यूज करें कि अपना, या फिर वो ओ भाई इतना आसान होता ऑडिट, आप घर बैठ के पढ़ लेते। यकीन कर मेरा भाई, कहानी से कहानी निकलती है, कंसेप्ट के साथ कंसेप्ट जुड़ा है, कुछ उसमें ट्रिक है। मेरा भाई मेरे को टाइम दे, बताने दे मेरे को। भाई टेप रखी यार, इसके मुंह पे टेप लगा। मुंह पे टेप। फिर से मैनेजमेंट से शुरू करेंगे। मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए काउंटिंग के अलावा अदर एक्सपर्टी की जरूरत भी पड़ सकती है। अगर ऐसा केस हो तो मैनेजमेंट एक एक्सपर्ट को एंगेज करती है। समटाइम वो एक्सपर्ट आउटसाइडर होता है,
सम टाइम वो एक्सपर्ट मैनेजमेंट का एम्प्लॉय होता है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती हैं उसके बाद ऑडिटर की बारी आती है। मैनेजमेंट को अकाउंटिंग के अलावा अदर स्किल्स की जरूरत है, तो ऑडिटर को भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है कि अकाउंटिंग और ऑडिट के अलावा अदर स्किल्स की जरूरत हो, तो ऑडिटर भी अपने एक्सपर्ट को एंगेज कर सकता है। ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन में अकाउंटिंग और ऑडिट के अलावा अदर स्किल की जरूरत पड़ती है तो फिर ऑडिटर उस अदर स्किल के लिहाज से उस फील्ड के एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते। जैसे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई लीगल केस की प्रोविजन या डिस्क्लोजर है, उसकी वेरिफिकेशन के लिए लॉयर की जरूरत पड़ेगी, ऑडिटर एक्सपर्ट एंगेज कर सकता है। दूसरी एग्जाम्पल, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिग्निफिकेंट इफेक्ट है डेप्रिसिएशन का, ठीक है, सिग्निफिकेंट, और वो डिपेंड कर रहा है यूजफुल लाइफ पे, तो यूजफुल लाइफ की एस्टिमेशन के लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। अगर आईकैप की फेवरेट एग्जांपल, अगर क्लाइंट ने रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया है तो रीवैल्यूड अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो रही होगी, उसकी वेरिफिकेशन के लिए कि क्या वो अमाउंट ऑडिटर को वेरीफाई कैसे करेगा, उसके लिए ऑडिटर किसी वैल्यूअर को एंगेज कर सकता है, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो एग्री करते हैं कि जिस तरह मैनेजमेंट को एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, ऑडिटर को भी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन के लिए। यहां पे आईकैप की पहली केस स्टडी के लिए तैयार हो जाइए। पहली केस स्टडी सुन लीजिए और लेटेस्ट स्टैंडर्ड के मुताबिक जो लेटेस्ट वाली स्टाइल है उसका ये, आपको वो इंफॉर्मेशन कोई सिचुएशन देगा और आपसे पूछेगा बताइए इस सिचुएशन में एक्सपर्ट को एंगेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने फैसला करना है कि क्या हमारे नॉर्मल इस इशू को वेरीफाई करने के लिए क्या नॉर्मल काउंटिंग और ऑडिटिंग की स्किल्स काफ़ी हैं। अगर काफ़ी हैं तो फिर एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये स्किल्स काफ़ी नहीं है, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने क्या लिखना है, एक्सपर्ट एप्रोप्रिएट। तो ऑडिटर जब आता है ना, पहला फैसला ये करता है ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के, क्या इसमें किसी एरिया की वेरिफिकेशन के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत है या नहीं, पहला सवाल है। ठीक है, अगर तो याद रखें इशू छोटा मोटा हो, एक्सपर्ट की जरूरत है लेकिन छोटा मोटा इशू है, इमटेरियल है, तो ऑडिटर उसको निगलेक्ट कर सकता है। पहली चीज, अगर इशू है हाई रिस्क हाई अमाउंट वाला, लेकिन ऑडिटर खुद भी एलएलबी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, वकील होता है ना, कैश में उसकी अटेम्प्ट ज्यादा लग रही थी, उसने कहा साथ एलएलबी भी कर दूं, तो हो सकता है, रेयर है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऑडिट टीम में कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास वो एक्सपर्टीज की जरूरत थी लेकिन उसके पास भी स्किल्स है, तो फिर भी एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं। वरना अक्सर ऐसा होता है, इशू सिग्निफिकेंट भी होता है, अक्सर ऐसा नॉर्मली ऐसा ही होता है, क्या इशू सिग्निफिकेंट भी होगा और ऑडिट टीम में किसी को उसकी एक्सपर्टीज भी नहीं होगी, उस सूरत में एक्सपर्ट को एंगेज कर लिया। तो मुझे बताइए, किसी भी क्लाइंट में जाके ऑडिटर ने सबसे पहला फैसला क्या करना है, क्या इस क्लाइंट पे हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं। तो जैसे आईकैप केस स्टडी में आपसे 3-4 सिचुएशन देके पूछता था ना, बताओ इस सिचुएशन में रिप्रेजेंटेशन लेटर की जरूरत है या नहीं है, दूसरे केस में रिप्रेजेंटेशन लेटर की जरूरत है या नहीं है। उसी तरह आईकैप एक्सपर्ट की भी केस स्टडी आपसे पूछेगा, डिफरेंट सिचुएशन देके आपसे पूछेगा, बताओ इस सिचुएशन में एक्सपर्ट की जरूरत है या नहीं है। इस सिचुएशन में दूसरी सिचुएशन देके पूछेगा, इस सिचुएशन में एक्सपर्ट की जरूरत है या नहीं है। बताइए, सेल्स की ट्रांजैक्शंस हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत है या नहीं है, नहीं है। बताइए, प्रोविजन फॉर बैड डेट को वेरीफाई करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत है या नहीं है, नहीं है। बताइए, रीवैल्यूड अमाउंट को वेरीफाई करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत है या नहीं है, है। तो इसी तरह आपको डिफरेंट सिचुएशन देगा जिसमें आपसे पहली केस स्टडी, पहली टाइप ऑफ केस स्टडी ये होगी। ये बात समझ आ गई। तो एज ऑडिटर कंसेप्ट मैंने पीछे से मैनेजमेंट से बिल्ड कर दिया, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहली केस स्टडी क्या होगी कि इस सिचुएशन बताइए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। ओके, फर्स्ट करें कोई एक या दो एरियाज ऐसे आगे जिसमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब अगला, अब ये कंसेप्ट ध्यान से सुनेगा, इसको बात का स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं, मिस कर देते हैं।
एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, भाई बोलना नहीं है, तेरी मेहरबानी, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो फिर ऑडिटर ये सोचेगा क्या मैं मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के वर्क को ही यूज कर लूं जैसे इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज किया था, या कि मैं एक्सटर्नल अपना एक्सपर्ट हायर करूं। अगर ऑडिटर डिसाइड करता है कि इस ऑडिट पे एक्सपर्ट की जरूरत है, ये पता चल गया हमें, रीवैल्यूएशन है, काम एक्सपर्ट होना ही चाहिए, तो फिर ऑडिटर ने दूसरा बड़ा फैसला क्या करना है, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट का काम चलाएं कि अपना एक्सपर्ट, यानी मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज करें कि ऑडिटर अपना एक्सपर्ट हायर करे। इसका जवाब है इट डिपेंड्स। ऑडिटर की पहली कोशिश होती है अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट कंपिटेंट है, ऑब्जेक्टिव है, उसको यूज कर, और उसका काम भी ठीक, तो उसको यूज कर ले, पहली कोशिश उसकी यही होगी। अब इसमें याद रखिएगा, अगर तो वो एक्सपर्ट कंपिटेंट है, इंडिपेंडेंट है, उसका कोई लेना देना, यानी वो बाहर का बंदा है, उसका कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं था, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, फिर ऑडिटर उसके वर्क को यूज कर सकता है, एक्सपर्ट के वर्क को यूज कर सकता है। लेकिन अगर वो एक्सपर्ट कंपनी का एम्प्लॉय है, उसका कंपनी के साथ कोई फैमिली रिलेशनशिप है, फैमिलियरिटी थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है किसी किस्म का, तो उस सूरत में फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को यूज नहीं करना, बल्कि ऑडिटर क्या करेगा, अपना एक्सपर्ट। ये बात समझ आ गई? तो बताइए एक्सपर्ट के टॉपिक में ऑडिटर को दो बड़े फैसले क्या करने होते हैं। पहला फैसला क्या, कि एक्सपर्ट हायर करना है कि नहीं, और दूसरा क्या, अगर करना है तो एक्सपर्ट की जरूरत है कि नहीं, पहला ये फैसला। दूसरा, अगर एक्सपर्ट की जरूरत है, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट को यूज करें या के अपने। तो ये फैसला ऑडिटर कैसे करता है, ऑडिटर देखता है कि एक्सपर्ट की कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, किसको देखता है, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। बोले किसको देखेगा, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। अगर तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ओके हुई, वो कहेगा ठीक है इसके वर्क को ही यूज कर लेते हैं। और अगर उसके कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ओके ना हुई, तो ऑडिटर क्या करेगा, अपना मार्केट में जाके अलग से एक्सपर्ट ढूंढेगा। डन जी, आगे चलें। चलिए, अब ये तकरीबन मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं। आइए अब जरा देखते हैं कि हमें अब डिस्कशन करते हैं स्टैंडर्ड क्या सिखाता है इस कंसेप्ट को कैसे। स्टैंडर्ड सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन में सिखाएगा एक्सपर्ट क्या क्या है, डेफिनेशन बताएगा, और फिर बताएगा कि किन सिचुएशन में एक्सपर्ट के वर्क को यूज कर सकते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया, नहीं यकीन तो आपको भी बता देते हैं एक्सपर्ट कौन है बेसिकली। अच्छा, पहले ओवरव्यू दे दूं। पहले उसने हमें एक्सपर्ट का इंट्रोडक्शन दिया, बताया एक्सपर्ट कौन है, क्या करता है, फिर उसे बताया अगर ऑडिटर डिसाइड करता है कि एक्सपर्ट को एंगेज करना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने एक्सपर्ट की कंपिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करना है। कंपिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करना है। इसमें वो देखेगा कि क्या वैल्यूएट करना है और कैसे वैल्यूएट करना है। क्या वैल्यूएट करना है, ये समझे पार्ट ए है इसी के अंदर, और ये क्या है, कैसे वैल्यूएट करना है, कैसे पता चलेगा। फिर उसके बाद कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी वैल्यूएट कर ली। एक्सपर्ट को कह दिया भैया वेरी गुड, आप बहुत कंपिटेंट है, ऑब्जेक्टिव है, हमें खुशी हुई आपसे मिलके, जरा ये हमारा काम तो वेरीफाई करवाएं। फिर ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क की अंडरस्टैंडिंग हासिल करेगा। क्या करेगा, अगर आप रिकॉल करें तो ये वाला स्टेप यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में या डायरेक्ट असिस्टेंस में नहीं था। क्योंकि शाबाश, उसकी रीजन ये है कि उसमें ऑडिटर को पहले से ही नॉलेज था, अकाउंटिंग और ऑडिटर पहले से ही नॉलेज था, तो उसमें नहीं था। इसमें एक्सपर्ट में पॉइंट है। लेकिन यहां पे सोचने वाली बात यह है कि जो एक्सपर्ट का वर्क या एक्सपर्ट की फील्ड है, जैसे रीवैल्यूएशन है, अगर ऑडिटर खुद उसको समझने बैठ गया
तो फिर वो खुद ही काम क्यों नहीं कर लेता? एक्सपर्ट को क्यों कहता है काम करो? ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है? एक तरफ एक्सपर्ट को कह रहा है तुम काम करो और दूसरी तरफ ऑडिटर उस काम को सीख भी रहा है, क्या डुप्लीकेशन नहीं? इसके दो पर्पस हैं अंडरस्टैंडिंग के। एक पर्पस इसका ये है, आपको एक एग्जांपल, बिजनेस की एग्जांपल बताता हूं। ये ऑडिट से, इसका ऑडिट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक है। ये शायद मैंने आपको सीनियर वाली बात बताई थी। मेरे सीनियर ने मुझे टास्क दिया था, मैं जूनियर था, सीनियर ने मुझे टास्क दिया, ये टास्क, फिर मुझसे पूछा अच्छा कितनी देर में आप कर लोगे? मैंने हिसाब किताब लगाया, मैंने कहा आधा घंटा का काम है, 4 घंटे। मैं जूनियर था तो कुछ अंदाजा नहीं था। मैंने कहा बॉस है, इसको क्या होता? मुझे आज तक याद है, सबक होता है ना, उस सीनियर ने मुझे बिठा लिया पास कंप्यूटर के सामने, खुद सीट पे बैठा, खुद काम करना शुरू किया, सारा काम कंप्लीट किया कोई 22-23 मिनट में। मुझे कहा बताओ कितना टाइम लगा? ठीक है, कहने लगा जो सीनियर होता है ना यहाँ पे हमारे प्रोफेशन में, वो डायरेक्ट नहीं आता, वो जूनियर बन के ही ऊपर आता है। हर सीनियर जो है ना कभी जूनियर होता है, तो वो जो आपको काम दे रहा होता है ना, उसको पता होता है। तो लेसन क्या है? सीनियर को कभी गोली नहीं करानी। फिर तो मुझे बड़ा हुआ, फिर एंड पे वो हथियार जो अमूमी तौर पे कभी ना काम नहीं होता। मैं कहा सर जी आप तो सीनियर हैं, आप तो एक्सपीरियंस हैं, आपको तो काम आता है, मुझे तो नहीं ना आता। मुझे वाकई 4 घंटे लग जाने थे, आपकी क्या बात है, 4 घंटे का काम आप 15 मिनट में कर लेते हैं। वाह 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 वाह। सीनियर ने कहा ये स्किल भी हमने सीखी हुई है। यार ठीक है जी। तो बताना क्या चाह रहा हूं, असूल, कभी आपने अपने जूनियर से काम करवाना है ना, जो भी काम करो, डिटेल काम वही करेगा। आपको कम से कम इतना पता हो कि इस काम में मेजर एक्टिविटीज क्या हैं और उसमें कितना टाइम लगेगा, वरना आपका जूनियर आपको नचा देगा। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ प्रैक्टिकल। और ये सिर्फ हमारे प्रोफेशन नहीं, ये समझ लें यूनिवर्सल रूल है, किसी भी बिजनेस में चल जाए। आपने जो भी काम देना है, पहले उसकी मोटी मोटी ऊंच नीच आपको पता होनी चाहिए कि क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या जूनियर को जब पता चल गया ना कि आपको ये काम नहीं आता, बस समझ लीजिए। हाँ जी, वो एक छोटी सी मिसाल, मतलब मैं बताना नहीं, लेकिन वैसे स्टार्ट में हमारा ऑनलाइन एजुकेशन वाला जब सेटअप हुआ ना, तो आईटी हमारे वेंडर्स एक्सटर्नल थे, उनसे पूछ रहे ना भाई लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करना कब होगा? कहते थे 1 हफ्ते बाद। सर इसमें बड़ा टाइम लगता है, इसमें पहले हमारे जो है एडिटिंग होती है, उसके बाद टाइटल सेट होते हैं, फिर उसके बाद रेंडरिंग होती है, फिर उसके बाद इनक्रिप्शन होती है, फिर उसके बाद अपलोडिंग होती है, फिर उसके बाद लिंकिंग होती है। अब हमारी जाने वाला एडिटिंग क्या होती है, इनक्रिप्शन क्या हो, पता नहीं क्या क्या, 2-3 और लफ्ज भी बोल दिए। हमने कहा बाकी काम तो 7 दिन वाला लगता है। ये जब आउटसोर्सिंग थी। फिर जब इसको इन हाउस डेवलपमेंट किया तो पता चला सारे का सारा काम 2 घंटे का है। और अब आप देखते हैं सेम डे में लेक्चर अपलोड हो जाते हैं ना। ये क्या है? थोड़ा सा इंटरेस्ट, हालांकि अभी हमें आईटी के एक्सपर्ट नहीं है, रेंडिशन अभी भी नहीं कर, लेकिन अभी हमें पता है, नेट पे सर्च करके पता चल गया है कि टाइम कितना। ये है अंडरस्टैंडिंग, यही वो आपको सिखा रहा है। आईटी के एक्सपर्ट नहीं बन गए हम, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि कौन सा काम कितनी देर में होता है, यही वो हमें सिखा रहा है। अंडरस्टैंडिंग एक्सपर्ट की वर्क की हासिल करें। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कह रहा है, डिटेल नॉलेज नहीं कह रहा। अंडरस्टैंडिंग पता है ना, सिर्फ समझ सरसरी तौर पे समझ लिया। इसके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा होएगा कि जब आप उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे होंगे ना, क्या काम करना है क्या नहीं करना, तो आप उसको अच्छे तरीके से बता सकेंगे उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है। और दूसरा, एंड पे आपको पता है किसी भी प्रोफेशनल से जब हम काम करवाते हैं, क्या सिर्फ उसको वैल्यूएट करते हैं कि उसके वर्क की एडुकेसी को भी वैल्यूएट करते हैं? जब एक्सपर्ट के वर्क की एडुकेसी को वैल्यूएट करने लगेंगे ना, उस वक्त ये नॉलेज काम आएगा। ये 2 इसके टास्क होते हैं, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने में डिसाइड होता है, एक्सपर्ट को बताने में हम क्या काम करवाना चाह रहे हैं आपसे, किस हद तक। और फिर दूसरा, वर्क की रेलिवेंस और एडिक्वेसी को वैल्यूएट करने में, जो आगे हमने पढ़ना है, ये काम आता है। डन जी। तो जब हमने फैसला कर लिया एक्सपर्ट को एंगेज करना है, फिर देखा कौन सा एक्सपर्ट, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट क्या का डिपेंड करता है। अगर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट में कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी है तो वो एंगेज कर लेंगे। अगर उसमें कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव में कोई मसला है तो फिर अपना एक्सपर्ट एंगेज कर लेंगे। लेकिन जो भी ऑप्शन हो, हमने अंडरस्टैंडिंग जरूर ऑब्टेन करनी है। डन।
फिर उसके बाद अगर हमारा एक्सपर्ट हुआ ना, हम ऑडिटर का, तो आपने उसके साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्रीमेंट भी करना। अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हुआ ना, उसके वर्क को यूज कर रहे हैं, फिर आपने उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप उससे कोई काम करवा ही नहीं रहे, उसके ऑलरेडी किए हुए काम को यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑडिटर अपना एक्सपर्ट लेके आ रहा है, क्योंकि शायद मैनेजमेंट के एक्सपर्ट में कोई प्रॉब्लम थी, तो फिर क्या करना है? फिर उसके साथ कुछ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करनी है, एग्रीमेंट है, उसमें ये चीजें एग्री होंगी कि स्कोप, ऑब्जेक्टिव, वर्क क्या है, जो काम करना है, क्या काम करना है, कितना करना है, किस मकसद के लिए करना है, डेडलाइन क्या है, इसमें रोल क्या होगा, एक्सपर्ट का क्या रोल होगा, ऑडिटर का क्या रोल होगा। नॉर्मली ऑडिटर का रोल ये होता है कि वो क्लाइंट से सारी इंफॉर्मेशन लेके एक्सपर्ट को देता है। एक्सपर्ट का रोल ये होता है कि वो डिटेल टेक्निकल प्रोसीजर परफॉर्म करके फाइनल वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑडिटर के हवाले कर देता है। जिसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी एग्रीमेंट में वो लिखेंगे, क्या काम क्या करना है, स्कोप वो लिखेंगे। फिर रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, कब प्रोवाइड की जाएगी, डेडलाइन, ताकि कंफर्म हो जाए कि ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले ही हमें वैल्यू एक्सपर्ट से रिपोर्ट मिलेगी। ये जरूरी है, ऑडिट रिपोर्ट के बाद एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं लेनी, पहले। और फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्सपर्ट को कहना है भैया क्या कि हम आपको जो मैटर्स भी बताएंगे वो चूंकि कॉन्फिडेंशियलिटी हम पे अप्लाई होती है, हमने आपको अपॉइंट किया है, तो आप पे भी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो आपने बराए मेहरबानी हमारे सारे मैटर्स को कॉन्फिडेंशियल रखना है। जैसे वो याद है वो डायरेक्ट असिस्टेंस में बोला था इंटरनल ऑडिटर को। अच्छा, इवैल्यूएट कर लिया कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग हासिल कर ली, वर्क एग्री कर लिया। फिर इसके बाद क्या होगा, एक्सपर्ट चला जाए, एग्रीमेंट के बाद एक्सपर्ट चला जाएगा, महीने बाद वापस आएगा, कहेगा सर ये ले आपकी फाइनल वैल्यूएशन रिपोर्ट। क्या हमें उस वैल्यूएशन रिपोर्ट को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है या कि इवैल्यूएट करना है एडिक्वेसी ऑफ वर्क को? आज से 25-30 साल पहले कंसेप्ट ये कुछ और होता था। अज्यूम किया जाता था कि अगर एक्सपर्ट कंपिटेंट कैपेबल ऑब्जेक्टिव है ना तो उसका काम भी ठीक होगा। अज्यूम किया जाता था कि अगर बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा ना तो काम भी ठीक करेगा। उस वक्त के चार्टर्ड अकाउंटेंट ठीक काम करते थे। अब के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना वो आपके जैसे आ रहे हैं, नहीं हमारे जैसे भी हैं, मतलब सुस्त वाले जो गलतियां करते हैं, हमारे जैसे भी, आप जैसे भी हैं, जो मेहनती हैं, ज्यादा एफिशिएंट है। तो चूंकि हमारे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, उन्होंने कहा भैया नहीं, अब अगर अच्छा पर्सन भी हुआ तो क्या करना है, पर्सन अच्छा भी हुआ किधर, हाँ ये कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी भी हुई, ये अलग है, बंदा अच्छा है ये अलग है, काम अच्छा है ये अलग है, दोनों चीजें चेक करो, एक्सपर्ट को भी चेक करो, उसके वर्क को भी चेक करो। सिर्फ नाम देख के मुतमिन ना हो जाओ, नाम भी देखना है, काम भी देखना है, नाम भी देखना है, काम भी देखना है। अगर काम से मुतमिन हो जाओ तो ठीक, और नहीं इसके वर्क को सेपरेटली रिव्यू करवाएंगे, नहीं करेंगे, क्यों, ये किस लिए किया हमने, इसको करने का सबसे बड़ा मकसद क्या था भला? हाँ बिल्कुल, हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं है, टेक्निकली ज्यादा किसी पे टेक्निकली ज्यादा तो फिर उसको खुद अंडरस्टैंड करना है भाई, नेचर इसकी है कि मेजर चीज देखने। हाँ अगर टेक्निकली ज्यादा है तो आप पूछ सकते हैं किसी से इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट के को एंगेज किया, फिर उसके काम को चेक करने के लिए दूसरा एक्सपर्ट एंगेज किया, फिर आपके जहन में ये सवाल आएगा, ये दूसरे वाले में अगर फिर वो फिर कहीं पे रुकेगी नहीं बात। भाई ये बात समझ आ गई। आखिरी सवाल, क्या ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में अगर एक्सपर्ट के वर्क को यूज करे तो ऑडिटर के साथ एक्सपर्ट भी साइन कर सकता है रिपोर्ट को, कि रिपोर्ट पे साइन सिर्फ ऑडिटर के होंगे क्योंकि अपॉइंट सिर्फ उसी को किया है? इसका मतलब अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑडिटर की। असल मतलब इसका पता है क्या, जब हम ये कहते हैं सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन रेस्ट विद ऑडिटर, बजाहिर ये बड़ी सिंपल सी लाइन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर पे है, लेकिन इसका असल मतलब पता है क्या है, एक्सपर्ट के वर्क में कोई 2 नंबरी निकली ना तो भैया फांसी एक्सपर्ट को नहीं, शेयर होल्डर्स किसको फांसी लगाएंगे? ऑडिटर को। क्यों भला? क्योंकि हमने उनको पॉइंट किया था, शेयर होल्डर हमने तो तेरे को पॉइंट किया था, तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर पे होती है। ये है जी कंसेप्ट जो हमने स्टडी करने हैं, कर लिए नहीं है, करने हैं। अभी तो सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा था, ये जरा फिर से स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है
बाज़ फर्म भी बना लेते हैं, वकील एक भी हो सकता है, वकीलों की फर्म भी हो सकती है, फर्म होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म होती है, उनकी वकीलों नहीं हो सकता, उनकी भी होती है। चैम्बर, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास कौन सा नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। और स्पेशलाइज्ड नॉलेज किस फील्ड का, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अलावा कोई भी फील्ड हो सकती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर रहे हो। जैसे आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल एसेट्स की वैल्यूएशन, जैसे लीगल इंटरप्रिटेशन, लॉयर की जरूरत पड़ती है, एक्चुएरियल जैसे पेंशन वगैरह को एस्टिमेट करने के लिए, ये बड़ा कम्प्लेक्स टास्क होता है पेंशन लायबिलिटी एस्टिमेट करना। इंजीनियरिंग मशीनरी की लाइफ को एस्टिमेट करने के लिए, टैक्स इश्यूज, टैक्स कंसल्टेंट वो भी एक्सपर्ट है, आईटी सिस्टम को वैल्यूएट करने आईटी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो पहले दो, सबसे ज्यादा ये वाला हमने कोशिश की है इन द ऑर्डर ऑफ टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी, इसको आपके सामने रखें, और ये सबसे ज्यादा दो, बाकी भी हो सकते हैं, ये भी टैक्स वाला भी कभी कभार हो जाता होता है, कह लीजिए। इनको ध्यान से खास तौर पर रखिएगा, बाकी एग्जांपल सारी याद कर लेनी चाहिए। क्या अब पता चल गया आपको किसी क्लाइंट पे जाके कब हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, कब नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनमें से कोई भी एक एरिया रेलिवेंट हो गया तो एक्सपर्ट की जरूरत, फिर आपने फैसला करना है कि एक्सपर्ट वाकई पॉइंट करें कि उसके बगैर काम चल सकता है, ठीक है। अगर तो वो एरिया छोटा मोटा है, रिस्क ज्यादा नहीं है, या हमारे पास ही नॉलेज है, तो फिर एक्सपर्ट के बगैर काम चला लें। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट एरिया है, हाई रिस्क एरिया है, ऑडिटर की टीम में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस फील्ड का एक्सपर्ट हो, फिर क्या करना पड़ेगा, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट है, किया ना किया मसला कोई नहीं है। असल चीज एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। किस एक्सपर्ट को बुलाएं, मैनेजमेंट वाले को कि ऑडिटर अपने वाले एक्सपर्ट को बुलाए, डिपेंड करता है। अच्छा याद रखें, चाहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज करे, चाहे ऑडिटर अपने एक्सपर्ट को एंगेज करे, इंटरेस्टिंगली रिक्वायरमेंट लगभग सेम है। यानी चाहे मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हो, चाहे ऑडिटर का एक्सपर्ट हो, ये सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट जरूर है, लेकिन रिक्वायरमेंट डिफरेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट तकरीबन सेम है, 95% सेम है। दोनों सूरतों में ऑडिटर एक्सपर्ट की कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी इवैल्यूएट करेगा। दोनों सूरतों में ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क ऑब्टेन करेगा। दोनों सूरतों में ऑडिटर एडिक्वेसी ऑफ वर्क को इवैल्यूएट करेगा। लेकिन एग्रीमेंट सिर्फ एक सूरत में करेगा, अगर वो हायर करेगा। बाकी रेफरेंस इन ऑडिट रिपोर्ट दोनों सूरतों में सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत एक दो जगह पे फर्क है। तो मुझे बताइए, अब हमने एक्सपर्ट को एंगेज करना है, हमने कहा पहले चलो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट बुला, रिक्वायरमेंट सेम है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं जो प्रैक्टिकली ज्यादातर कोशिश की जाती है उसके मुताबिक आपके सामने रख रहा हूं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट को हमने इंगेज कर लिया, तो क्या वैल्यूएट करना है, उस एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। कैसे पता चलेगा कि कॉम्पिटेंट है, कैपेबल, ऑब्जेक्टिव है, इन फैक्टर्स को वैल्यूएट करना है। क्या वैल्यूएट करना है, अच्छा ये है कैसे वैल्यू, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देखो, प्रोफेशनली क्वालिफाइड है तो उसका मतलब कॉम्पिटेंट है। लाइसेंस देखो, उसे किसी अथॉरिटी की तरफ से लाइसेंस मिला है कि नहीं, अगर लाइसेंस्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्पिटेंट। रेलिवेंट एक्सपीरियंस, रेपुटेशन देखो कितनी है, देखो क्लाइंट से इंडिपेंडेंट है कि नहीं, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप तो नहीं है, कोई और फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है कॉमन एक्सपर्ट का। ये 3-4 चीजें देखने से आपने क्या वैल्यूएट किया, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्ट। क्या वैल्यूएट करना है, ये वैल्यूएट करना है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रेपुटेशन, इंडिपेंडेंस। कैसे वैल्यूएट करना है, प्रोसीजर क्या होंगे। हो सकता है पिछले साल में भी हमने उससे काम करवाया हो सकता है किसी और क्लाइंट पे इस एक्सपर्ट से काम करवाया हो, किसी और क्लाइंट पे भी तो वास्तव वो भी इसी मुल्क में रहता है, हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, हो सकता है किसी और क्लाइंट पे टाकरा हुआ हो, उस वक्त हमने उसकी वैल्यूएशन कर ली हो। प्रायर एक्सपीरियंस हो सकता है, यहां डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं। डायरेक्ट डिस्कशन कैसे कर सकते हैं भाई, बैठ जाए, उससे पूछे भाईजान ऐसा है कि आपने रीवैल्यूएशन करनी है, तो हमारा जो IAS 16 है वो कुछ रिक्वायर करता है कि जब रीवैल्यूएशन करनी है एंटायर क्लास की इकट्ठी करनी है। वो कहने लगा ये IAS क्या होता है,
और ये सेलेक्टिव रिवैल्यूएशन क्या होती है? भाई मैंने तो 10 प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करना है और हर एक प्रॉपर्टी एक एक महीने में वैल्यूएट होगी, मैंने शेड्यूल ये तय करना है आपके साथ। तो मुझे बताइए, डिस्कशन की, आपको पता चल गया कि नहीं कि कॉम्पिटेंट नहीं है ये? हाँ, इसको पता ही नहीं। बेसिक अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो तो उसको पता होना चाहिए। अकाउंटेंट के साथ काम करना है तो कुछ थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का तो पता होना चाहिए। जैसे हम एक्सपर्ट के साथ काम कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशन हमें सिखा रहा है कि नहीं कि एक्सपर्ट का तो उसके प्रोफेशन में, ताकि वो जो वर्क करे ना वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। फायदा क्या होगा इसका? ये हम उसके साथ डिस्कशन करके पता चल जाएगा हमें, या हो सकता है तो हमें पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, उससे पता चल जाएगा एक्सपर्ट कैसा है, उसके साथ डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरे प्रोफेशन ने या फिर जिससे उससे काम करवाया उससे भी पूछ सकते हैं, दूसरी फर्म से, भैया फर्म तुमने कभी काम करवाया इस एक्सपर्ट से? तो हाँ करवाया, कैसा है जरा बताओ, ये एविडेंस मिल जाएगा। या बात को आता था फर्म का डेटाबेस होता है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, उसके अंदर किसी ने रिसर्च करके ना ऑलरेडी पाकिस्तान में जितने एक्सपर्ट होंगे उनके बारे में बताया होगा, इसकी रेपुटेशन कैसी है, इसकी रेपुटेशन कैसी, तो अपने इंटरनल डेटाबेस में देख ले, उस एक्सपर्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ भी नहीं ना कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते तो वेबसाइट पे जाके सर्च कर ले। कुछ भी नहीं कर सकते तो यहां से बहुत से तरीके हैं जिनसे आपको एक्सपर्ट के बारे में पता चल। तो इस कंसेप्ट में हमने क्या सीखा कि एक्सपर्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमने ऑब्टेन करनी है और कैसे करनी है। चलिए जी, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली, पास हो गया, उसमें कॉम्पिटेंस गुड गुड गुड, क्या पास हो, कॉम्पिटेंस ओके, कैपेबिलिटी ओके, ऑब्जेक्टिविटी ओके, तो क्या करें? अगर नॉट ओके होती तो किसी दूसरे को ढूंढ लेते। ओके है, अब क्या करें? अगर तो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है तो फिर तो डायरेक्ट ये परफॉर्म करने के बाद इधर आ जाए, लेकिन अगर आईटी एक्सपर्ट है तो टर्म एग्री करें। एग्रीमेंट हमने डिस्कस कर लिया एग्रीमेंट, एक्सपर्ट ने कहा ठीक है सर, अब आप जाए, महीने बाद मुलाकात होगी, महीने बाद आ गया। अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है तो कहेगा सर ऑलरेडी काम किया हुआ ये ले। अब दोनों सूरतों में हमने क्या करना है? उसके वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट करना। भी कैसे वैल्यूएट करेंगे? हम देखेंगे कि क्या जो डाटा यूज किया है एक्सपर्ट ने वो एक्यूरेट और कंप्लीट था कि नहीं था। भैया ये माल रोड वाली प्रॉपर्टी वैल्यू की है तुमने, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये 10 कनाल की है, तुमने वैल्यूएशन में 10 कनाल ही लिखा है, कहीं 20 कनाल तो नहीं लिख दिया? नहीं 10 ही है, ठीक है। ये क्या है? एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डाटा। ये हम चेक कर सकते हैं कि नहीं, बताएं। हम उसके डिटेल कैलकुलेशन, डिटेल प्रोसीजर नहीं चेक कर सकते, डाटा तो चेक कर सकते हैं, बेसिक। ओके, रीजनेबलनेस ऑफ मेथड एंड अजम्पशन चेक करनी है। डाटा चेक कर लिया, सही है, फिर उसके बाद क्या है कि उसने जो वर्क किया है, डिटेल कैलकुलेशन की है, इस कैलकुलेशन में कौन से मेथड और अजम्पशन को यूज किया हुआ है। मेथड और अजम्पशन, इसको वेरीफाई करें। हम वैल्यूएशन रिपोर्ट देखेंगे, हम कहेंगे हमने तो आज तक कभी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की नहीं, हमें नहीं पता कैसे होती है, लेकिन हमने थोड़ी बहुत जो अंडरस्टैंडिंग हासिल किया है ना, उससे हमें पता चला है कि कुछ प्रॉपर्टी होती है रेजिडेंशियल, कुछ होती है कमर्शियल और कुछ होती है एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल की वैल्यूएशन सबसे कम होती है और कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो हम जरा देख ले, ये माल रोड पे है ना, माल रोड तो कमर्शियल है, इसमें तो ठीक है कमर्शियल वैल्यूएशन होनी चाहिए। ये जो रावी के करीब हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए जो लैंड एक्वायर की हुई है, ये कहीं ओए ये भी कमर्शियल बेस है, ये तो अभी उसका एग्रीकल्चरल स्टेटस है, अभी तो कुछ भी नहीं किया हुआ उसके ऊपर, अभी तो एग्रीकल्चरल स्टेटस। वैसे देखिए वैल्यूएशन आपको भी नहीं आती, मुझे भी नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि प्रॉपर्टी के 3 स्टेटस होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर है तो उसकी वैल्यूएशन की बेसिस या अजम्पशन मेथोडोलॉजी कौन सी होनी चाहिए? एग्रीकल्चर वाली, कमर्शियल वाली नहीं होनी चाहिए। ये हमने देखना है। क्या ये देख सकते हैं कि नहीं? इसके देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कोई डिटेल काम तो नहीं है कि हमने अजम्पशन एंड मेथोडोलॉजी चेक कर दिया। क्या कि जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है उसकी मेथोडोलॉजी वैल्यूएशन की क्या होनी चाहिए? एग्रीकल्चर मॉडल यूज करें। जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके लिए कमर्शियल, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसके लिए रेजिडेंशियल। क्या ये अजम्पशन और मेथोडोलॉजी चेक कर सकते हैं आप? बिल्कुल चेक कर सकते। और फिर लास्ट, कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस।
देखिए प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है तो इसके आसपास दूसरी प्रॉपर्टी भी तो है। मार्केट में जरा डीलर से पता कर लें जाके, सर जी आपके ख्याल में यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसका क्या रेट है, किसी और से भी पूछ लें, ये है अदर एविडेंस, और वो जो अमाउंट बताए उसे अपने एक्सपर्ट की वैल्यू के साथ मैच कर लें, कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस। देखें उस इलाके के आसपास रिसेंटली कोई ताज़ा सेल हुई है तो किस रेट पे सेल हुई है, वैल्यूअर की रिपोर्ट भी लगभग उसके करीब होनी चाहिए। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। रॉकेट साइंस वाला प्रोसीजर उसने बताया नहीं, सिर्फ 3 प्रोसीजर बताए हैं उसने एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट को वैल्यूएट करने के लिए। क्या करना है, डाटा के ऊपर काम कीजिए, assumption मेथोडोलॉजी के ऊपर काम करें और देखें कि एविडेंस अदर एविडेंस के साथ कंसिस्टेंसी है कि नहीं। बस अगर ये प्रोसीजर परफॉर्म, एक और एग्जांपल हो जाए कि काफी है, काफी है, पक्की बात है, ओके। तो यहाँ पे एडिक्वेसी ऑफ, अब जब आप ये चेकिंग कर लेंगे इसके बाद या तो आपको पता चलेगा वर्क एडिक्वेट है या नहीं है। अगर वर्क एडिक्वेट है कहानी यहीं खत्म, और अगर वर्क एडिक्वेट नहीं है तो फिर उसे कहें सर काम ठीक नहीं किया, आप भी हमारे ही रास्ते पे चल पड़े हैं। ना 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 भाई, काम ठीक तरीके से करें। हम तो रिस्क देख के फैसला करते हैं ना, कम काम करना है कि ज्यादा। रिस्क था इसलिए आपने काम कम किया, नहीं भैया ज्यादा काम करें, ये रिस्की एरिया, रिक्वेस्ट कर ले। कहता है नहीं सर इतने पैसों में इतना ही काम होता है। फिर क्या करें, खुद से प्रोसीजर परफॉर्म कर ले। अगर खुद से भी छोटे मोटे रूटीन नेचर के हैं, अगर खुद से प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते तो अदर एक्सपर्ट, खास तौर पे जब मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होता है ना, फिर हम अदर एक्सपर्ट की तरफ चले जाते हैं। अदर एक्सपर्ट हो ना तो उसे ही कहते हैं भाई इतने पैसे लिए थोड़े से और ले लेना, लेकिन काम करो। अगर इशू रिजॉल्व हो जाए इन सारे प्रोसीजर से, गुड। अगर इन सारे प्रोसीजर के बाद भी वर्क एडिक्वेट नहीं है, एविडेंस एडिक्वेट नहीं है, तो वो क्या समझा जाएगा, स्कोप लिमिटेशन, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डन जी, ये बात समझ आ गई। हमने क्या किया, हमने एक्सपर्ट को वैल्यूएट किया, हमने एक्सपर्ट को वैल्यूएट किया, उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग हासिल की। अगर आईटी एक्सपर्ट था एग्रीमेंट भी कर लिया, उसके वर्क की एडिक्वेसी वैल्यूएट कर ली। सबसे अहम, प्रैक्टिकली सबसे अहम टास्क ये पहले वाला और फोर्थ वाला, एक्सपर्ट को वैल्यूएट करो, उसके वर्क की एडिक्वेसी वैल्यूएट करो, एक्सपर्ट को वैल्यूएट करो। क्या जब एक्सपर्ट के वर्क को आपने यूज कर लिया, उसका नाम अपनी रिपोर्ट में यूज कर, उसके वर्क को आप अपनी रिपोर्ट में रेफर कर सकते हैं कि नहीं? यानी अपनी रिपोर्ट में ये लिख सकते हैं कि बाकी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मैंने वेरीफाई की है, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इसने वेरीफाई की है। ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते भाई। इससे ये परसेप्शन डेवलप होती है कि शायद ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कर रहा है। याद रखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की ही रहेगी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी शिफ्ट नहीं होगी। अगर वो ये कह दे कि ये एरिया मैंने इससे वेरीफाई करवाया, इसने किया, इसने, तो इसका मतलब क्या होगा, जनरल पब्लिक समझेगी बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है, इस एरिया के लिए दूसरा बंदा रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि ट्रू सिचुएशन क्या है कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में एक्सपर्ट के वर्क को रेफर नहीं करना। बात आई समझ में? हाँ, 2 सिचुएशन ऐसी है जिसमें रेफर करना पड़ सकता है। पहली सिचुएशन जब लॉ रिक्वायर करे, आपको पता है लॉ तो जो रिक्वायर करे वो ही करना होता है, उसके आगे हमारी चलती नहीं। और दूसरा, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन की एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, उस वक्त जरूरी हो जाता है एक्सपर्ट को रेफर करना, क्योंकि बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में हमने नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट या नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन को एक्सप्लेन करना है, तो फिर उस एक्सप्लेनेशन में एक्सपर्ट को रेफर करना जरूरी हो जाता है, वरना एक्सपर्ट को रेफर करने की जरूरत। तो फिर बताइए, क्या ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में एक्सपर्ट के वर्क को रेफर करता है? नहीं करता, अनलेस
रिक्वायर्ड बाय लॉ। अच्छा, हर लाइन पे आपको फुल स्टॉप लग जाता है, वो कंसेप्ट पूरा क्यों नहीं मुंह से निकलता? हाँ, शाबाश। नहीं रिक्वायर्ड अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ हो या नेसेसरी टू एक्सप्लेन मॉडिफिकेशन। लेकिन इस सिचुएशन में भी याद रखिएगा, अगर एक्सपर्ट के वर्क को इन 2 एक्सेप्शन में इंक्लूड कर भी देना रिपोर्ट में, तो भी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपकी रहेगी, और एक्सपर्ट से पहले इजाजत ले लेनी है कि सर आपकी इजाजत है, या किस चीज की इजाजत? हमने कहना है कि क्वालिफाइड ओपिनियन में आपका नाम इंक्लूड करना है। उसने कहा जब भी नाम इंक्लूड करना किसी गलत चीज में करना, लेकिन तूने पैसे दिए हैं मेरे को, इसलिए इजाजत दी तुझे, जा कर ले, उसकी इजाजत। ठीक है जी, भाई कुछ को समझ आया? अच्छा, अब ये तो थे हमारे, मुझे बताइए आज के लेक्चर में एक केस स्टडी आई कैप आपसे क्या पूछ सकता है जो लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक है? आप, हाँ, आपको कोई सिचुएशन देके, जैसे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में पूछता था ना क्या, कि बताओ रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, उसी तरह यहाँ पे क्या पूछेगा, बता एक्सपर्ट को रिक्वायर है कि नहीं है। आपके पास हमने कुछ पास्ट पेपर का एनालिसिस करके ना, तो कुछ कॉमन टेस्टेड एग्जाम पॉइंट्स निकाले हैं। आपका दिल करे तो इसको पढ़ लीजिएगा, ना दिल करे तो ना पढ़िएगा। ठीक है, यानी इस कंसेप्ट की टेस्टिंग पे आई कैप नॉर्मली कौन कौन से कंसेप्ट्स को इंक्लूड करता है केस स्टडी के अंदर, ये हमने 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। चाहे तो तस्वीर खींचने घर जाके तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, चाहे तो इसको इग्नोर कर दें, आपकी मर्जी है। केस स्टडी में आएंगे तब सीख लीजिएगा जब अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है जी, जैसे वो आपसे कहता है इन्वेंट्री की क्वांटिटी को वेरीफाई करना है, एक्सपर्ट की जरूरत है, कहते हैं क्वांटिटी वेरीफाई करने के लिए, लेकिन उसकी एनआरवी की वेरिफिकेशन में जरूरत पड़ सकती है। एनआरवी थोड़ा स्पेशल टास्क है। प्रोविजन फॉर बैड डेट के लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट कैलकुलेट कर, वो तो हमारा काम है। फिक्स एसेट की रिवैल्यूएशन के लिए अगर एक्सपर्ट कंपनी का एम्प्लॉय हो, उसे एंगेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी देखने की जरूरत नहीं है, अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय है ना तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, नहीं, वो इंटरनल आइटर वाला केस नहीं है। इंटरनल आइटर पे उसने कहा था कि एम्प्लॉय भी है ना, उसके बावजूद हमें क्यों, क्योंकि हम उसके काम की उच्ची बिची जानते थे उसके काम की, जहां वो दाएं बाएं करता हम फौरन पकड़ लेते। लेकिन इसमें उसने ये नहीं, उसने कहा एम्प्लॉय है ना तो सीधा ही छोड़ दो। क्यों भला? क्योंकि इसके काम के हम एक्सपर्ट, अगर उसने कोई फेवर की हुई ना तो हम शायद नहीं पकड़ पाएंगे उसको। समझे फर्क? इंटरनल आइटर में भी ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएट की थी हमने, लेकिन उसमें उसने एम्प्लॉय होने के बावजूद भी हमें क्वेश्चन दिया था कि आप यूज कर सकते हैं, एक्सपर्ट के केस में नहीं। ये ज्यादा रिस्की जजमेंट है। डन जी, कुछ कुछ समझ आ गया आपको? चलिए, असाइनमेंट जरूर कीजिएगा। असाइनमेंट मिल गई ना आपको? लेक्चर प्लान मिल गया, ऐसे ना करे। अब आपने कहना है सर मैं लेट आई थी, ओके, क्यों नहीं, मैं ऐसे ना करे, असाइनमेंट फौरी तौर पे दें, फौरी शाबाश शाबाश शाबाश। ग्रुप में भी भेज दें भैया, ग्रुप में भेज। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।